नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, एक के बाद एक त्योहार हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी के चलते कुछ तरह की हो सकता है त्योहारों में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी के सामने आती ही हो। तो चलिए ऐसी ही क्वेरी को हम डिस्कस करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ममता जी, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये लेटर हमें भेजा है शालिनी जी ने। इनका कहना है कि कुछ ही महीनों बाद इनकी बेटी स्वाति की शादी होने वाली है। सबसे पहले बधाई आपको इस बात के लिए। ये चाहती है कि शादी से पहले वे स्वाति को अपने धर्म से जुड़े सारे रीति रिवाजों के बारे में अच्छे से बता दें। सभी तरह के त्योहार, व्रत, उपवास, इन सब के बारे में स्वाति को पता होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। लेकिन स्वाति का नज़रिया कुछ और है। वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन सब बातों में। वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। पूजा पाठ, धार्मिक त्योहारों को लेकर वो काफ़ी सीमित है। तो शालिनी जी को चिंता है कि आगे चलकर ससुराल में स्वाति को इन सब से परेशानी होगी, तो ऐसे में वे किस तरह से स्वाति को मनाएं। अच्छा, शालिनी जी को बधाई हो पहले कि वो अपनी बेटी की शादी करने जा रही हैं, लेकिन वो अपनी बिटिया को ये समझा सकती है। देखिए, आजकल यंगस्टर्स हमेशा ही ये सोचते हैं, उनकी एक टेंडेंसी होती है रिवोल्ट करने की। जी, तो वो उम्र ही ऐसी होती है कि जो कहा जाता है वो बुरा लगता है। बिल्कुल। और जब वो यंगस्टर्स उसी एज में पहुंचते हैं जिस एज में उनके पेरेंट्स हैं, तो शायद वो उनकी भावनाओं को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी हम स्वाति को ये क्या बता सकते हैं कि फास्ट रखना या हमेशा ही किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ इवेंट नहीं माना जा सकता। जी, करीब करीब सभी धर्मों में, सभी देशों में उपवास रखने की अपनी एक प्रथा है, जी, अपना एक तरीका है। और ये एक तरीके की उपवास रखना एक तरीके का एक स्पिरिचुअल क्रिया है, मतलब आध्यात्मिक क्रिया है, जिसका भावनाओं से रिश्ता जोड़ने के बाद ये ज़्यादा धर्म से जुड़ जाता है। जी, अगर फास्ट को भावना से बिना जोड़े किया जाएगा तो शायद आप इस तरीके से उसको रिलीजियस नहीं मानेंगे। जी, तो आज का युवा जो है वो थोड़ा सा अलग सोच रखता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई धार्मिक कारणों से ही उपवास रखे, लेकिन होता ये है कि उपवास जो है वो अक्सर त्योहारों पे रखा जाता है, क्योंकि त्योहारों के नाम पे हमेशा ही बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी वैरायटी खाना बनता है। उस समय अगर आपने ज़्यादा खा लिया, तो अभी देखिए जैसे बारिश का मौसम है, बारिश और सावन के साथ ही तरह तरह के त्योहार शुरू हो जाते हैं। जी, और इन त्योहारों के साथ ही सेलिब्रेशन का माहौल हो जाता है, और हर दिन घर में नई नई चीज़ें बन रही, किसी न किसी बहाने बन रही, जो अच्छा भी होता है, जी, क्योंकि हमारे शरीर को हर तरीके के खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। लेकिन साथ में ये भी बात है कि अगर आप ज़्यादा खा गए, क्योंकि ये चीज़ें कुछ विशेष अवसरों पे बनती हैं कुछ चीज़ें, तो उनको ज़्यादा खा लेने से फिर वो नुकसान करती हैं। बिल्कुल। इसीलिए हर त्योहार के साथ कुछ न कुछ एक उपवास की प्रथा जोड़ दी गई है, जिससे कि आप अपने आप को उस पर्टिकुलर डे थोड़ा सा कंट्रोल रख सके, भावनाओं जी, में बहकर अति ना करें। जी, आइडिया वो रहता है। वैसे सच पूछिए तो सात्विक भोजन हमेशा ही अच्छा होता है। गीता में तो कहा गया है कि मनुष्य का जन्म और उसकी जो लॉन्गेटिविटी है, मतलब जीवन कितना लंबा और स्वस्थ रहता है, जी, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का भोजन करता है। बिल्कुल। तो सात्विक भोजन मेरे ख्याल से हर दिन ही करना चाहिए, और ज़्यादा भोजन करना भी हमेशा ही नुकसानदायक होता है। अति भोजन, मतलब चाहे वो सात्विक हो सॉरी या न हो, दोनों ही केसेस में वो नुकसान करता है। जी, स्वाति को हम बताना चाहेंगे कि उपवास का नाम उपवास जो पड़ा था, वो सच पूछिए तो ईश्वर को ध्यान में रख के डाला गया था, क्योंकि पुराने ज़माने में हर काम जो है वो एक प्रथा को लेके किया जाता था। इस जी, वजह से उप का मतलब होता है पास में, और वास का मतलब होता है निवास, निवास से। तो ईश्वर के पास रहने की एक जो रहने का जो एक उपाय है, जी, उसको उपवास कहा जाता है बेसिकली। शायद इसीलिए स्वाति जो है वो इसे सिर्फ धर्म और ईश्वर से जोड़कर नाराज हो रही हैं, जी, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत आज के ज़माने में नहीं है। सच पूछिए तो होता ये है कि पुराने ज़माने से, देखिए इंसान जो है वो तो इंसान भी एक जानवर ही है, जानवरों से ही हमारा उद्गम हुआ है।
तो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहला काम जो एक जानवर करता है वो है अपने खाने का जुगाड़ करना। जी बिल्कुल। और हमारी भी पूरी दिनचर्या जो है वो अक्सर शुरुआती तौर पे इसी बात से स्टार्ट होती है कि आज क्या खाना बनेगा या क्या खाना चाहिए या कौन सा दिन है, आज के दिन क्या खाने में होना चाहिए। सबसे बेसिक नीड बेसिक नीड है। आपका काम काज, आपका रूटीन पूरा का पूरा सिर्फ आपके खाने के आसपास मंडराता है। जी। तो इंसान जो है वो कमाता भी खाने के लिए है या खिलाने के लिए है, और ये पूरा सोशल सेटअप जो है या फिर ग्लोबल सेटअप आप कह लो, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, वो सभी कुछ जो है वो सिर्फ खाने के इर्द गिर्द है। जी। तो ये आज से नहीं है, ये तो पुराने ज़माने से ही है, काफ़ी पहले से बहुत पहले से। इसी रॉ में, इसी दौर में एक रियलाइजेशन हुआ मनुष्य को कि इस तरह से तो हम कभी भी दूसरी चीज़ों को वैल्यू नहीं करेंगे। जैसे हमने खाना बनाना है, वो किसी भी खाने को कुछ नहीं मिला, किसी जानवर को मार के खा गए, पेड़ों को अति नुकसान पहुंचाने लगे अपने खाने के लिए, तो किसी न किसी तरीके से प्रकृति को भी उतनी ही वैल्यू मिले, ये बहुत ज़रूरी होता है। वो तभी हो सकता है जब हम अपने खाने पीने पे कभी कभी रोक लगा दें, जी, थोड़ा कंट्रोल कर दें। तो उपवास की प्रथा वहाँ से शुरू हुई है। इस तरीके से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हम थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं और एनर्जी अपनी भी कंजर्व रखते हैं, क्योंकि आप खाने से रिलेटेड उस दिन वो काम नहीं करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। बहुत सारे काम हैं जो खाने से जुड़े हैं, बहुत कम काम है जो उससे हटके हैं। जी। तो जिस दिन आप उपवास रखते हैं उस दिन आप बहुत सारे काम नहीं करते हैं, आप एलिजिबल ही नहीं है वो करने के लिए। तो इस तरह से आप अपनी एनर्जी का समय भी बचता है और मेहनत भी बचती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिलैक्स भी हो जाता है एक दिन। तो प्रथा जो शुरू हुई वो किसी गलत इंटेंशन से नहीं हुई थी, ये बाद में उसका रूप बदलता गया तो वो बात गलत है। सच पूछिए तो इसका मेन उद्देश्य था कि खाने पीने से और स्वार्थ से अपने आप को हटाकर थोड़ा दूसरी चीज़ों पे, आपकी सराउंडिंग में प्रकृति से खुद को जोड़ने से ये शुरुआत हुई थी। जी। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो उपवास का मतलब है खाने को कंट्रोल करना, खुद के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर बनाने के लिए उपवास किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर ममता जी आमतौर पर देखा जाता है कि उपवास को धर्म से, त्योहार से जोड़कर ही देखा जाता है। अगर जनरल रूटीन में हम किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम बॉडी सिस्टम को सुधारने के लिए उपवास कर रहे हैं, वो यही कहेंगे कि आज अभी रमजान चल रहे हैं तो रखा है, या ये सावन चल रहे हैं तो उपवास है। तो आध्यात्मिक तौर पे इसका क्या महत्व है? देखिए, वही मैं आपको बता रही थी कि इंसान जो है वो पहले तो यही होता था, आज फिर भी थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन इंसान कुछ भी अगर करता है तो उसके पीछे अगर किसी धर्म को जोड़ दिया जाए या किसी एक कारण को जोड़ दिया जाए तो वो उसको ज़रूर करता है जी। अदरवाइज ये हो जाता है कि ठीक है, मन है तो करेंगे और नहीं मन है तो नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें तो इसलिए शुरू हुई थी ताकि अगर इसके साथ धर्म को या किसी भावना को जोड़ दिया जाए तो हर व्यक्ति इमोशनल होके इसके पीछे भागेगा। यानी इस तरह से लोगों को जोड़ना ज़्यादा आसान है। लोगों को जोड़ना आसान है, इसलिए ये ऐसा शुरू हुआ। एक्चुअली आपको बताएं तो हमारे शरीर के जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी सांस है या हमारी स्किन है या हमारा आँखें हैं या हमारी भूख है, हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं, ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले ऑर्गन्स हैं। ये आपका टेस्ट आप देखिए, कुछ लोगों को इतना ज़्यादा परेशान करता है कि जो उन्हें पसंद है वो सिर्फ वही खाना चाहते हैं, हमेशा चूजी हो जाते हैं खाने बहुत चूजी हो जाते हैं। तो फास्टिंग जो ये बहुत डिमांडिंग होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है जी। और उनकी डिमांड कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में बनी रहती है। तो वैसे ये एक अच्छी हेल्थ की निशानी है, लेकिन इन डिमांड्स की वजह से कई बार इंसान जो है वो अति कर जाता है। तो फास्टिंग एक एफिशिएंट तरीका है इन सेंस ऑर्गन्स को ब्रेक देने का, उनको कंट्रोल में रखने का, उनको रेगुलेट करने का। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लगातार डिमांड करते जाएं और हम लोग जो है उनकी डिमांड्स को पूरा करते जाएं। तो फास्ट करने के साथ हम अपने दिमाग को भी एक तरीके की शांति देते हैं, रेस्ट देते हैं, और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो एक बहुत एफिशिएंट तरीका मैं इसको कहूँगी सेल्फ कंट्रोल और
को डेवलप करने का और अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का है। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम फास्ट रखते हैं तो हम खुद की बॉडी को ही एक डेवलपमेंट दे रहे हैं, खुद को कंट्रोल करना बहुत कंट्रोल अच्छी करें। बात है। और साथ ही निधि ये भी होता है, देखिए जिस दिन फास्ट रखा जाता है उस दिन नॉर्मल दिनों में आप जो जो चीज़ें नहीं खा पाते हैं आप उस दिन स्पेसिफिक करके वो चीज़ें खा सकते हैं। जी। जैसे कई लोग फास्टिंग के दिन फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं जो कि बहुत अच्छा है, उनके लिए जूस ज़्यादा लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, आपका सिस्टम पूरा क्लियर होता है, बॉडी सिस्टम उस वजह से, और इस तरीके से आपके सिस्टम की फंक्शनिंग भी प्रॉपर हो जाती है। कई लोग होते हैं जो फास्ट के दिन जैसे व्रत का खाना खा रहे हैं तो वो खाना आप रोज में नहीं खाते हैं, तो आपके टेस्ट बड्स को भी एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है। जी। तो फास्टिंग करने से सच पूछिए तो आपका टेस्ट भी बदल सकता है। तो दोनों थोड़ा सा फायदे हैं। रूटीन से हटकर अगर रूटीन कोई से चीज हट के मिलती कुछ है करते हैं। और पूजा पाठ को तो इसलिए जोड़ दिया जाता है उसके साथ ताकि आपका ध्यान खाने की तरफ ना जाए, आप कुछ और करें, इसलिए पूजा पाठ को उससे जोड़ दिया गया है। जी। इसके बाद फास्ट करने के पीछे कोई ना कोई भावना है और नहीं है तो आप उसे जोड़ लीजिए। जैसे मैंने देखा था कि कुछ लोग होते हैं, देखा है मैंने अपनी लाइफ में, जो किसी और के लिए फास्ट कर लेते हैं। जैसे मेरी सहेली एग्ज़ाम में पास हो जाए तो उसके लिए मैं फास्ट रखूं, ये एक अटैचमेंट डेवलप करता है जी। दो लोगों के बीच में। अपने लिए तो फास्ट सभी लोग लगते हैं, लेकिन कई बार लोग जो है वो इमोशनल होके दूसरों के लिए भी फास्ट बहुत ज़्यादा रखते हैं। कुछ एक जैसे मन्नत मांगने का भी एक मन्नत चलन मांगने का, है। वो मन्नत मांगना भी एक तरीके से, अगर वो अपने आप को तकलीफ दे के मन्नत मानना है मतलब वो कहीं ना कहीं उपवास से ही रिलेटेड होता है। तो फास्ट के पीछे भावना जोड़ देने से आप उसको करते हैं, बस यही है, अदरवाइज आप नहीं करते। वैसे अगर देखा जाए तो हम इनडायरेक्टली खुद को फोर्स कर रहे हैं उपवास करने के लिए, बस यही बात है। और मेरे ख्याल से उपवास को आप कभी भी किसी और के कहने से मत करिए। जैसे स्वाति के साथ हो रहा है, जब तक उसे अंदर से ये फीलिंग नहीं आएगी, जब तक उसे कोई रियलाइजेशन नहीं होगा, मेरे ख्याल से वो पसंद ही नहीं करेगी फास्ट करना। फास्ट को आप किसी के ऊपर फोर्स मत करिए कि हमारे जैसे नॉर्मली लड़कियों की शादी होती है तो ससुराल में गए क्योंकि वहाँ ये कुछ उपवास किए जाते हैं इसलिए हमें करने हैं, क्योंकि हमारी परिवार में ये प्रथा चल रही करनी। अगर आप ये दृष्टिकोण रखेंगे तो वो गलत होता है, क्योंकि हर एक की बॉडी मेटाबॉलिज्म अलग होता है। किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उपवास रख के चिड़चिड़ा हो रहा है या उसकी फिजिकल फिटनेस पे इफेक्ट हो रहा है तो उसको प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए। होता है कई लोगों का कि भूख सहन नहीं कर पाते हैं, या कई तरह के उपवास इतने टफ होते हैं कि उन्हें करना बड़ा मुश्किल होता है, पानी नहीं पीना या नमक नहीं लेना या काफी तरह के होते हैं। तो कई लोगों को बड़ी कमजोरी आ जाती है, उन लोगों को हमें भी फोर्स नहीं करना चाहिए और उन लोगों को नॉर्मल खाना पीना लेना चाहिए। जी, तो अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे फ़ायदे तो खैर हैं ही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी तरह के उपवास होते हैं उनसे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पर तो इफ़ेक्ट आता ही आता है, क्योंकि खाना जो है वो हमारे शरीर की भी बेसिक नीड है। तो अगर उपवास की बात करें तो उपवास से हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? हमारी बॉडी में सच पूछिए तो उपवास रखने से बहुत सारा पानी हम लूज करते हैं, मतलब बहुत सारा पानी निकल जाता है, उड़ जाता है हमारे शरीर में से। उसका कारण ये है कि जब आप उपवास रखते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी यूज होती जाती है। तो पानी जो आप लूज करते हैं, आप कितना ही पानी पीजिए, देखिए हर उपवास के साथ पानी पीना कंपलसरी नहीं है। कुछ उपवास ऐसे रखे जाते हैं जिसमें पानी पिया ही नहीं जाता, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है शरीर के लिए, क्योंकि अगर आप जूस और पानी लेते रह रहे हैं तो भी मिनिमम आप एक दिन में 1 लीटर पानी लूज करते ही करते हैं। जी, इसलिए मेरे ख्याल से ऐसे उपवासों को अवॉइड करना चाहिए जिसमें आप लिक्विड नहीं लेते हैं। फिर आपको खाना अगर नहीं मिलता है तो आप नेचुरली आपका शरीर जो है वो उसमें जो संचित एनर्जी, संचित ऊर्जा है, उसको वो यूज करना चाहेगा। तो उपवास रखते समय यही होता है कि आपके शरीर में जो संचित ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। तो अंदरूनी तौर पे तो ये चेंजेस इसमें आते हैं। यानी एक तो हम पानी लूज करते हैं, दूसरा हमारी जो सेव्ड एनर्जी है वो भी हम लूज करते हैं। तो फिर ये कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छा तरीका है वेट लूज करने का। हाँ, आप एक तरीके से उसको रिलेट कर सकती हैं, बहुत लोग रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएं कि हमारे शरीर में ऊर्जा के 3 स्रोत हैं बेसिकली।
क्योंकि हम लोग मेमेलियंस हैं। मेमेलियंस का मतलब होता है जो स्तनपान कराते हैं अपने बच्चों जी। को। तो ह्यूमंस जो है, इंसान जो है, वो एक मेमेलियन बॉडी है और उसमें ऊर्जा के मोटे तौर पे 3 स्रोत होते हैं। पहला स्रोत होता है कि बॉडी का फैट, जो हम कहते हैं कि मोटे हो रहे हो तो ज़्यादा ऊर्जा है। मोटापन नहीं अच्छा है, जी। लेकिन बॉडी में थोड़ा बहुत फैट होना ज़रूरी होता है। जी। दूसरा होता है ग्लाइकोजन और तीसरा होता है हमारे मसल्स के टिश्यूज। ये 3 तरीके होते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा को संचित रखने के। सबसे पहले हमारा शरीर जो है वो संचित कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है। देखिए, कमज़ोरी लगती है तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है, या नमक शक्कर का पानी पी, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा के लिए। उससे क्विक एनर्जी मिलती है। तो अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा शरीर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करना शुरू कर देता है, जो कि स्टोर्ड है। सेकेंड स्टेज में ग्लाइकोजन पे आ जाते हैं। ग्लाइकोजन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो कि लिवर में संचित होता है हमारे शरीर में। और जब हम कुछ बाहर का खाना नहीं खाते हैं, कुछ हद तक ग्लाइकोजन जो है वो मसल्स में भी संचित होता है। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट है जो संचित है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इसको जलाने के लिए हमारे शरीर को करीब करीब 2.8 से 3 लीटर पानी रोज लगता है। जी। अब ये 3 लीटर पानी जल के जो हमको ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा फास्टिंग के समय हमारे को वेट लूज करने में हेल्प करती है। तो हमारा ये जो एफर्ट होता है वेट लूज करने के लिए फास्टिंग करने का, वो इस तरीके से सेटिस्फाई होता है। कुछ फॉर्म ऑफ ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर में अमीनो एसिड्स के फॉर्म में संचित होती है। अमीनो एसिड्स जो है वो भी शरीर को ग्लूकोज देते हैं, मतलब जब वो टूटते हैं या क्रियाएं करते हैं दूसरी चीज़ों से, तो वो हमें ग्लूकोज और फिर कीटोन्स देते हैं जी। जो कि हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं। हमारे दिमाग में भी, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी आपको मैं बता दूं कि ऊर्जा की, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर होता है, वो बेसिकली अमीनो एसिड से मिलता है हमको। तो अगर हम फास्टिंग करते हैं, ज़्यादा फास्ट रखते हैं, तो हमारे शरीर में एक तरीके के एनर्जी रिसोर्स की कमी हो जाती है। अगर हम संचित एनर्जी भी यूज़ कर चुके हैं तो भी, तब हमारा शरीर जो है वो केवल एक एनर्जी रिसोर्स पे डिपेंड कर जाता है, मतलब उसमें ऊर्जा का केवल एक स्रोत बचता है, वो होता है प्रोटीन्स। जी। और प्रोटीन हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारे शरीर के सेल हैं, सेल बनाने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो जब हम ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड और इन चीज़ों को यूज़ कर चुके हैं, लंबी फास्टिंग करते हैं, बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाते हैं, तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में यूज़ होते जाते हैं। मतलब आपके शरीर में अब नए सेल्स नहीं बनेंगे, जो सेल बनाने के लिए प्रोटीन है आपके शरीर में, वो प्रोटीन्स आपको ऊर्जा देने में मदद करना शुरू कर देते हैं। और इसका कुछ रेशो इस तरीके का होता है कि मतलब 2-3 ग्राम प्रोटीन जो है वो मिला के आपको करीब 1 ग्राम ग्लूकोज सप्लाई करता है। जी। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए करीब 10 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आपको लगता है। इसीलिए कहते हैं कि खाने में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आपका दिमाग प्रॉपर फंक्शन करेगा तो आप प्रोटीन 10 ग्राम मिनिमम, 10 ग्राम आपको मिनिमम जो है प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, प्रोटीन की नहीं, मेरे ख्याल से आपको 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगी या ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी जो प्रोटीन से बनता है। जी। तो अब अगर 2-3 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम आपको मिल रहा है ग्लूकोज, तो आप समझ लीजिए कि 10 ग्राम के लिए आपको 20 से 30 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आपको चाहिए होगा। तो इस तरीके से आपको देखेंगे कि लंबी फास्टिंग करने पर आपका शरीर जो है वो प्रोटीन भी लूज करते जाता है। इसीलिए कम उम्र में जो लोग लंबी फास्टिंग करते हैं उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि नए सेल बन ही नहीं पाते, तो उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं खाने से, बहुत दिनों तक नहीं खाने से ये टेंडेंसी एक डेवलप हो जाती है, जो आपके दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है और फिर ऐसी सिचुएशन में आप गलत डिसीजंस लेते हैं, आपको दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं।
जी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर लंबी फास्टिंग की जाती है तो। लंबी फास्टिंग की जाती है, अगर कम उम्र में की जाती है तो और भी ज़्यादा उसके नुकसान है, और अगर ज़्यादा उम्र में की जाती है तो प्रोटीन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी उससे दूसरे नुकसान जुड़े हुए हैं। तो अगर लंबी फास्टिंग की जाती है तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी का ग्लूकोज, प्रोटीन सब कुछ लूज़ होने लगता है, लेकिन फिर भी अगर फास्टिंग हम लोग करते हैं तो उस समय एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है? क्योंकि हम कुछ खा तो रहे नहीं, डायरेक्ट सोर्स तो हमारा बंद हो चुका है एनर्जी का, तो इन दैट केस एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है? आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते रहते हैं तो हम ये सोच के ही खाते हैं कि अभी बड़ी कमजोरी लग रही है, चलो थोड़ा सा कुछ खा लें जी तो हमें ताकत आ जाएगी। जी देखिए, फास्टिंग के समय जो एनर्जी मिलती है उसको समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि फास्टिंग कितने तरीके की होती है। सच पूछी तो हमने आखिरी बार खाना कब खाया, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को फास्ट कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। जी अगर हमने 3 घंटे पहले आखिरी बार खाया है तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा मतलब खाया हुआ स्टेज है, इसको फास्टिंग नहीं कहते। अगर आपने 2-3 घंटे से कुछ नहीं खाया है तो वो फास्टिंग नहीं है। जी लेकिन अगर आपने 3 घंटे से लेकर करीब 18-19 घंटे तक कुछ नहीं खाया तो हम इसको अर्ली फास्टिंग स्टेज कहते हैं। यानी गैप अगर ज़्यादा ज़्यादा है लंबा तो हो गया है तो उसको हम अर्ली फास्टिंग स्टेज कहते हैं। जो लोग एक दिन का उपवास रखते हैं बिना खाए पिए, वो स्टेज है ये। फिर कई बार 2-3 दिन तक आप कुछ नहीं खाते हैं तो अब हमारा फास्टिंग स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर आप 2 दिन से अति कर देते हैं, उससे भी ज़्यादा लगातार कुछ नहीं खा रहे हैं कई दिनों तक, तो मैं तो इसे भूखमरी कहूँगी। जैसे खासकर नवरात्रि में होता है या रोजे में जी अगर हाँ। हम देखते हैं कि ज्यादा दिनों तक के लिए उपवास हाँ, रखा आप जाता अगर है। कुछ नहीं खाते हैं तो अगर आप थोड़ा कुछ लेते रहते हैं तो वो फास्टिंग की कैटेगरी में नहीं आता है। जी कई लोग एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग फास्ट करते हैं, तो एक्चुअली जो है आपने अगर 2-3 घंटे से नहीं खाया, जो आपका खाया हुआ स्टेज है, उस स्टेज में आपने जो खाया था हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट करता है। जी डाइजेशन का मतलब होता है कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो उसको स्टोर करता है। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम अर्ली फास्टिंग स्टेज में आ जाते हैं, मतलब वो जो 18 घंटे या 20 घंटे नहीं खाया, उस स्टेज में आपके शरीर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज़ होती रहती है, इसलिए उसका भी कोई खास बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे इफेक्ट समय तक करते हैं तो फिर उसके नुकसान जायज़ है। जी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हालांकि बॉडी को फायदे तो पहुंचते ही हैं फास्टिंग से, लेकिन कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स लूज हो रहे हैं, ग्लूकोज लूज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपकी बॉडी पर होना ही है, ये तो खैर तय है। लेकिन फास्टिंग से जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, बायोलॉजिकली अगर मैं उसको एक शॉर्ट में आपको बताऊं तो उससे जो है हार्मोन लेवल की ग्रोथ इंक्रीज होती है। उसमें इंसुलिन की सिक्योरिटी बढ़ती है, हमारे इंसुलिन का जो बैलेंस है वो बना रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारा रेगुलेटेड रहता ही रहता है। ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलेटेड रहता है, कई बार फास्टिंग में ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है काफ़ी। और अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है बॉडी में, उसे हम HDL के नाम से जानते हैं, वो भी बढ़ जाता है। तो एक तरीके से मदद मिलती है हमको। बॉडी फैट लेवल आपका कम हो जाता है और आपकी लाइफ की जो लॉन्गेटिविटी है, आपके जीने के दिन बढ़ जाते हैं जी, एक तरीके से। यानी लंबी उम्र के लिए फास्ट रखना अगर चाहते हैं तो अच्छा आया तरीका है आपके लिए। हाँ। जी, तो फायदे तो हमने बहुत सारे जान लिए कि क्या क्या फायदे होते हैं उपवास रखने से, व्रत रखने से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसके कोई डिसएडवांटेजेस ना हो। बिल्कुल। अगर कोई अच्छी बात है तो उसके साथ कुछ परसेंटेज तो बुरी बात का हो गई, तो जी इसके हाँ, जी हाँ। डिसएडवांटेजेस जानना देखिए, चाहिए। फास्टिंग के कारण तो लोग ढूंढ ढूंढ के फास्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग रिलीजियस कारण से करते हैं, कुछ लोग वेट लॉस के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने फाइनेंसेस को सुधारने के लिए करते हैं, सुपरस्टिशन के लिए करते हैं, दोस्तों के लिए करते हैं, एक्सेट्रा। कुछ विश्वास है, कुछ विश्वास अंधविश्वास हाँ, है। कुछ पति के लिए जैसे किए जाते हैं, बच्चों के लिए किए जाते हैं, मतलब हर एक ने अपनी कुछ भावना को जोड़ के उसके साथ फास्ट रखा है। तो फास्टिंग के तरीके भी अलग अलग हैं और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उन तरीकों पे डिपेंड करते हैं। जी कुछ लोग सिर्फ लिक्विड लेके फास्ट करते हैं, कुछ लोग नमक अवॉइड करके फास्ट करते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप एक दिन उपवास रखकर नमक न खाएं, जी तो वो आपके लिए मददगार होगा। कुछ लोग जो हैं जो अपने वेट लॉस के लिए करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस लें, सैलेड्स लें, वो उसके लिए फास्ट का एक तरीका मोड बदल दें।
फ्रूट्स ज़्यादा लें, खाली पेट कभी ना रहें, लेकिन फ्रूट्स ज़्यादा लें। और कई लोग जब बहुत बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाते हैं तो फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है वेट लॉस करने के लिए। और एक ड्यूरेशन के फास्टिंग के बाद हमको सबको एक स्टार्च युक्त खाने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे हम साबूदाना अक्सर यूज़ करते हैं, बहुत स्टार्ची होता है वो। तो ऐसा खाना जो होता है वो एक लिमिट में खाया जाए तो ही अच्छा है। आप बहुत देर तक अगर भूखे रहते हैं तो उसके बाद आप हाई कैलोरी फूड कई बार बहुत सारा खा जाते हैं, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। क्योंकि जो आपने उपवास करके जो आपने अपने शरीर को फ़ायदा दिया है, अचानक अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही एक्स्ट्रा लोडेड हो जाता है, तो वो और नुकसान ही करता है। शॉर्ट टर्म कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं फास्टिंग के, हम जानते हैं। कुछ लोगों को सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, लो ब्लड प्रेशर होता है, वीकनेस होती है, आलस आती है, काम नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा फास्टिंग करते हैं वो उनके एबनॉर्मल हार्ट जो रिदम होता है, जो हार्ट का पंपिंग है, वो रिदम गड़बड़ा जाता है। ड्राइविंग करने में उन्हें मुश्किल होती है, मशीनरी चलाने में मुश्किल होती है। जो लोग इस टाइप के काम करते हैं उन्हें भी लॉन्ग फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए जी। और बहुत दिनों तक जो लोग फास्ट करते हैं, हमारे भारत में बहुत सारी महिलाओं को मेरा ये संदेश है कि आप जब यंग होती हैं तो आप भावनाओं के तहत बहुत सारे लंबे लंबे फास्ट रख के आप सोचती हैं कि आप अपने आप को फिट रख रही हैं, लेकिन इसका असर आपको आज नहीं पता चलता। जब आपकी एक उम्र हो जाती है तो उसके बाद आप कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करने लग सकती हैं अगर आप अपनी आदतें आज नहीं सुधारेंगी। जैसे कि आपको कुछ तरीके की आपके शरीर जो है वो मेडिकेशन लेने के लिए एलर्जिक हो जाता है, मतलब उस पर दवाओं का असर नहीं होता। कई सारी दवाओं के लिए वो एलर्जिक हो जाता है, कई सारी दवाओं पे वो रिएक्ट करने लगता है। तो जब आप उम्र में आ जाते हैं तो आपको दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, तब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है जी। इसलिए आप लंबे फास्ट अभी मत करिए। यानी पहले की जो आपकी बॉडी की टेंडेंसी है वो चेंज नहीं हो पाती। आपने अपनी उम्र में आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा। एक तरीके से लॉन्ग फास्ट जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं और आपके शरीर को बहुत ज़्यादा लिमिटेड बना देते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो उनके ऊपर असर नहीं करती या फिर वो बहुत सारी चीज़ों के लिए रिएक्ट करते हैं। कई बार फास्टिंग करने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत देर तक आप कुछ पीती नहीं है, खाती नहीं है, लोग सिर्फ चाय पीते रहते हैं। वो जो डिहाइड्रेशन होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई लोग बहुत हेवी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं फास्टिंग के समय, जो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। आपको एक्सरसाइज अगर फास्टिंग के साथ करनी है तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने फास्ट किस टाइप का किया और कितनी देर का किया है जी। बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप कभी भी फास्टिंग के साथ एक्सरसाइज को मत जोड़िए अगर आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग कर रहे हैं तो जी। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना कि फास्ट यानी उपवास रखना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है ही, साथ ही साथ इनका धार्मिक महत्व भी है, लेकिन इनमें लिमिटेशंस होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लंबे उपवास आपकी बॉडी, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारा email ID है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।